बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 आपके प्रैक्टिस एंड आउट का ज़रा देखते हैं। द फॉलोइंग डिटेल पर्टेन्स टू वेडनेसडे लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि सर शेयर होल्डर्स इक्विटी एज एट जुलाई 2018। सर आपके पास शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है। दो चीज़ें ध्यान से अगर मैं देखूँ सर, जुलाई 2018 के बैलेंसेज हैं ये। 30 जून 2019 आपका क्लोजिंग है, क्लोजिंग ईयर है, तो मतलब ये आपकी ओपनिंग बैलेंसेज हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सवाल में बोल रहा है कि शेयर कैपिटल जो है उसमें आपका शेयर 100 रुपीज़ ईच का है। ठीक है जी। नॉर्मली पाकिस्तान की प्रैक्टिस में पार वैल्यू इज़ ऑलवेज ₹10। सही है जी। लेकिन अगर आपको सवाल स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि नहीं भाई 10 रुपये नहीं कुछ और फिगर है, जैसे इस सवाल में 100 रुपीज़ बोल दिया, या किसी सवाल में 12 बोल दे, 15 बोल दे, 20 बोल दे, 1 बोल दे, अगर सवाल स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है तो आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे सवाल को सॉल्व करने की हद तक। बाय लॉ पाकिस्तान में पार वैल्यू जो है वो ₹10 है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है सवाल को सॉल्व करते हुए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि ऑन 30 नवंबर 2018 WL इशूड 30% राइट इशू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर। 12 पर शेयर का प्रीमियम है, तो सर इसका मतलब पार वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू 100 का पार वैल्यू है प्लस 12 का प्रीमियम है, मतलब आप शेयर कितने का बेच रहे हो, 112 रुपीज़ का। ठीक है जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये काम हमने किया था सर नवंबर में, तो अगर मैं अपनी क्रोनोलॉजी बनाना शुरू करूँ, नवंबर में मैंने राइट इशू किया। ठीक है जी। कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। फाइनल डिविडेंड भी हमारा आ रहा है, इंटरिम डिविडेंड भी आ रहा है, कैश में डिविडेंड, बोनस में डिविडेंड, दोनों सालों के लिए। 30 जून 2018 लास्ट ईयर का, 30 जून 2019 करंट ईयर का बैलेंस भी आ गया आपके पास, परसेंटेजेस आ गई। पॉइंट नंबर 4, फाइनल डिविडेंड्स वर पेड इन सितंबर वाइल इंटरिम डिविडेंड्स वर पेड इन दिसंबर। ठीक है जी। तो इसका मतलब सर क्रोनोलॉजी मेरी थोड़ी सी मज़ीद तैयार हो गई। सितंबर में मैंने फाइनल डिविडेंड पे कर दिया और दिसंबर में मैंने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹95 मिलियन। सही है जी, हमने प्रॉफिट 95 मिलियन का कमाया साल भर में। रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹35 मिलियन, whereas transfer of incremental depreciation for the year was ₹9 million। सर ये जो 35 मिलियन की फिगर है, ये क्या है सर? ये हमारा साल भर के दौरान होने वाला रिवैल्यूएशन इनकम। रिवैल्यूएशन इनकम यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसका दूसरा नाम, एक और नाम क्या ले सकता हूँ सर, मेरी अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है जी। तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट में, नॉर्मल आपका टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के हेड में आता ही आता है। ओसीआई के तौर पे आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 35 मिलियन का आ रहा होगा। ठीक है जी। और जब आखिर में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एंड का जो हेड आप बनाते हैं इंटरनल ट्रांसफर्स का, तो उसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का 9 मिलियन हम रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट से निकाल के रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है जी। ये ईयर एंड की एडजस्टमेंट आ गई। रिक्वायरमेंट में है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर 30 जून 2019। सर आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल का नाम, कंपनी का नाम वेडनेसडे लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। बैलेंसेस कौन कौन से थे सर आपके पास? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस जो सवाल ने नाम दिया, एंड फाइनली रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंसेस सवाल ने बताए हैं आपको, 200 मिलियन, 85 मिलियन, 125 मिलियन एंड 65 मिलियन। तो इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते थे सर, 200, 85, 65 एंड 125 मिलियन। ठीक है जी। सर पहला हेड में क्या बनाऊंगा? टोटल कॉम्प्रीहेंसिव
इनकम, इसमें सर मेरे पास दो चीज़ें आ रही होंगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर और OCI में रिवैल्यूएशन इनकम या रिवैल्यूएशन सरप्लस का इनकम, रिवैल्यूएशन गेन, जो भी नाम आप देना चाहें। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने साल भर में कमाया था सर कितना, 95 मिलियन का, तो मैंने 95 मिलियन रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दिए। ठीक है जी। OCI गेन हमारा कितना था सर, 35 मिलियन का, तो ये 35 मिलियन मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में ऐड कर दिए। ठीक है जी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव मुकम्मल हुआ। अगली चीज़ किसकी बारी, ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स। ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स में क्रोनोलॉजी क्या बनाई थी सर, सितंबर में फाइनल डिविडेंड, नवंबर में राइट इशू और दिसंबर में इंटरिम डिविडेंड। अच्छा जी, तो पहली चीज़ नंबर 1 फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के बैलेंसेस सर अगर मैं देखूं 2019 के लिए काम कर रहा हूं तो फाइनल डिविडेंड मैं 2018 में ढूंढ रहा हूँगा। 2018 में मैंने फाइनल डिविडेंड पे किया था सिर्फ और सिर्फ कैश का 18%, नो बोनस डिविडेंड। सही है जी। बोनस डिविडेंड अगर नहीं पे किया तो सर नहीं इनकॉर्पोरेट करूंगा, कोई मसला नहीं। तो सिंपली मैंने फाइनल डिविडेंड जो 2018 का डिक्लेयर किया 2019 में, इट वाज सिंपली अ कैश डिविडेंड ऑफ 18%। तो फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 18%। शेयर कैपिटल का बैलेंस है सर मेरा 200। इस 200 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 18% से, मेरे पास फाइनल डिविडेंड की फिगर आ जाएगी जो कि बनती है 36 मिलियन की। इस 36 मिलियन को रिटेन अर्निंग्स में से लेस कर देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 वाज राइट इशू। ठीक है जी। राइट इशू के लिए एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। सर सवाल बोल रहा है कि 30% का राइट इशू किया है हमने, 12 रुपीज़ का प्रीमियम है उस पर, शेयर कैपिटल हमारा 200 का है और पर शेयर पार वैल्यू 100 रुपीज़ है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालूं, मेरे पास शेयर कैपिटल जो है वो है 200 मिलियन का, पार वैल्यू जो है वो है 100 रुपीज़ की। तो अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 2 मिलियन। सही है। इस 2 मिलियन पे मैंने 30% का इशू किया। इस नंबर ऑफ शेयर्स पे मैंने 30% का इशू किया तो मेरे पास शेयर्स बनते हैं 600,000। ठीक है जी। इस 600,000 को मैं दो हिस्सों में लेके जाऊंगा। 600,000 शेयर्स जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बैलेंस मेरा शेयर प्रीमियम के अकाउंट में जा रहा होगा, और इस 600,000 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बैलेंस मेरा शेयर प्रीमियम के अकाउंट में जा रहा होगा। यानी इन शॉर्ट 60 मिलियन will be the part of my share capital account and 600,000 into 12 7.2 million will be the part of my share premium account। ठीक है जी। तो यही चीज़ उठा के मैं ऊपर ले चलता हूँ। शेयर कैपिटल के अकाउंट में 60 मिलियन रुपीज़, इन मिलियन में काम करें तो सिर्फ 60 लिख दिया, और शेयर प्रीमियम के अकाउंट में 7.2 मिलियन। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 वाज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए सवाल के पास जाता हूँ। अच्छा, 2019 का इंटरिम डिविडेंड है तो इस मरतबा मैं 2019 के ही बैलेंसेस में चेक कर रहा हूँगा। 2019 में देयर वाज नो कैश डिविडेंड, सिर्फ और सिर्फ बोनस डिविडेंड है, तो सर 10% का बोनस डिक्लेयर कर देते हैं, कोई मसला नहीं हुआ। सर अभी तक का मेरा शेयर कैपिटल कितना बन चुका है 200 मिलियन प्लस 60 मिलियन विल बी 260 मिलियन। ये मेरा टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ इंटरिम डिविडेंड का शेयर कैपिटल आ गया। एट द रेट ऑफ 10% मैं अगर डिक्लेयर कर रहा हूँ, 10% के हिसाब से अगर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10% कर दूंगा, तो मेरे पास इंटरिम डिविडेंड की फिगर आती है 26 मिलियन की। यही इंटरिम डिविडेंड मैं माइनस कर देता हूँ रिटेन अर्निंग्स में से। ठीक है जी। तो इंटरिम डिविडेंड भी मेरा इनकॉर्पोरेट हो गया। दूसरा हेड यानी ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स मुकम्मल हुआ। थर्ड हेड की बारी
इंटरनल ट्रांसफर्स। इंटरनल ट्रांसफर्स में सर मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? जनरल रिजर्व की कोई कहानी सर इस सवाल में नहीं थी, कैपिटल रिजर्व कोई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक रिवैल्यूएशन सरप्लस की कहानी है जिसमें उसने बोला कि हमने 9 मिलियन जो है 9 मिलियन अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में से निकाल के प्रॉफिट फॉर द रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में डाल दिए एज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सही है जी। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट ये आ गया सर, इसके अंदर से मैं 9 मिलियन लेस करके रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर देता हूँ, तो ये भी मुकम्मल हो गया सर। यहाँ पे आके मेरा सवाल ख़त्म हो जाता है। सर शेयर कैपिटल का टोटल बैलेंस 200 मिलियन प्लस 60 मिलियन प्लस 26 मिलियन, इट विल बी 286 मिलियन। शेयर प्रीमियम के अकाउंट का अगर मैं टोटल करूँ 85 प्लस 7.2 मिलियन, इट विल बी 92.2 मिलियन। रिवैल्यूएशन रिजर्व में 65 मिलियन, 35 मिलियन एंड सब्ट्रैक्ट 9 मिलियन, दिस विल गिव अस 91 मिलियन। और रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में अगर मैं तमाम फिगर्स को ऐड करूँ 125, 95 माइनस 36 माइनस 26 एंड प्लस 9, तो मेरे पास फिगर आ जाती है 167 मिलियन। ये मेरा सर क्लोजिंग बैलेंस बन गया फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। उम्मीद है सर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सा सवाल था, कुछ मुश्किल चीज़ इसमें एज सच मौजूद नहीं थी। इसी तरीके से अगले सवाल पे बढ़ते हैं।